मॉर्निंग, मैं वरुण सिंह क्लास 8 के साइंस का चैप्टर 11 फोर्स एंड प्रेशर का दूसरा लेक्चर लेने जा रहे हैं। तब तक आप इस वीडियो पर बने रहें और इस वीडियो के अंत तक बने रहें। यहाँ पर फोर्स और प्रेशर में हम लोग पढ़ेंगे, फोर्स और प्रेशर में हम पढ़ेंगे कि फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। फोर्स जो है मोशन के अवस्था को बदल देता है। फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। यहाँ force can change the state of motion. Force can change the state of motion. तो बच्चों, बल जो है मोशन की अवस्था को बदल देता है। जब आप कभी फुटबॉल के गेम खेल रहे होते हैं, व्हेन यू प्ले द गेम ऑफ फुटबॉल, कभी कभी जब खिलाड़ियों से गलती होती है तो रेफरी पेनाल्टी किक की आदेश देते हैं, पेनाल्टी किक। तो पेनाल्टी किक के समय क्या होता है कि एक प्लेयर होता है, बॉल होता है और गोल पोस्ट के साथ गोलकीपर होते हैं। तो क्या होता है, पेनाल्टी किक मारते समय जब पेनाल्टी किक लगता है प्लेयर के द्वारा, तो वो सीधे बॉल को गोल पोस्ट की ओर ले जाता है, बॉल को गोल पोस्ट की ओर ले जाता है। तो किक लगते समय गोलकीपर क्या करता है कि उस बॉल को गोल पोस्ट के अंदर नहीं जाने देने के लिए वो बॉल की तरफ डाइव करता है। द गोलकीपर डाइव्स टुवर्ड्स द बॉल टू होल्ड द बॉल। वो बॉल को पकड़ने के लिए बॉल की तरफ डाइव करेगा ताकि वो गोल ना हो पाए। तो या तो वो बॉल को डाइव करके पकड़ लेता है, इस तरह से दो स्टेट हो सकते हैं, या तो वो बॉल को पकड़ लेगा और नहीं तो वो बॉल के डायरेक्शन को चेंज कर देगा ताकि वो गोल में ना जा सके। मतलब टू सिचुएशन अराइजेस हियर व्हेन अ प्लेयर किक्स द बॉल, मतलब जो पेनाल्टी किक में के कारण होता है, तो प्लेयर किक्स द बॉल, बॉल सीधे गोल पोस्ट की तरफ घूमता है और जैसे बॉल गोल पोस्ट की तरफ घूमता है तो गोलकीपर या तो उस बॉल को कैच करने के लिए वो कैच कर लेता है, होल्ड कर लेता है, या उससे अगर लिमिट के बाहर हो तो गोल पोस्ट से उसका डायरेक्शन को चेंज कर देता है ताकि वो बॉल कभी गोल ना हो पाए। तो दिस थिंग्स हैपेंस। तो देखिए यहां पर जैसे गोलकीपर बॉल को पकड़ लेता है तो वहां स्पीड गेंद का क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ बॉल बिकम्स 0। लेकिन दूसरी अवस्था में वो क्या करता है कि उसके डायरेक्शन को चेंज कर देता है ताकि वो गोल पोस्ट में ना आ पाए। तो ये दोनों जो है स्टेट ऑफ मोशन है, एक रेस्ट में आ जाना और दूसरे उसके डायरेक्शन को चेंज कर देना। तो यहां पर होता क्या है, तो बॉल को रोक देता है या उसे डिफ्लेक्ट कर देता है। यदि मान लीजिए गोलकीपर बॉल को रोकता है तो बॉल का वेग, वेलोसिटी, स्पीड क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो ए चेंज इन आइदर स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट वी कैन राइट force can change the state of motion. We have learned force can change the state of motion. गोलकीपर बहुत तेज से आने वाले गेंद को स्पीड को 0 कर दिया तो उसका स्टेट 0 हो गया। दूसरा, या तो डायरेक्शन को चेंज कर दिया, वो भी स्टेट ऑफ मोशन चेंज हुआ। अब यहां पर ए चेंज इन आइदर द स्पीड, ए चेंज इन आइदर the speed of an object, either the speed of an object, or its change in either the speed of an object or its direction of motion, or its direction of motion, या मोशन के डायरेक्शन में बदलाव, और both is described as change in its state of
मोशन, ये दोनों ही अवस्था जो है चेंज इन स्टेट है, मोशन के स्टेट की अवस्था में बदलाव, चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन। तो इन दोनों के पीछे कौन सा फैक्टर है, कौन सा कारक बनता है? तो इसमें लिख सकते हैं कि ए फोर्स, केवल एक फोर्स है, ए फोर्स में ब्रिंग द चेंज, में ब्रिंग, फोर्स में ब्रिंग a change in the state of motion, a change in the state of motion, state of motion, motion of an object। यहां पर फोर्स में ब्रिंग द चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जैसे कि मान लीजिए किसी बॉल को हम लोग क्या करते हैं कि फोर्स ब्रिंग द चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। जब भी कभी आप फुटबॉल खेल रहे होते हैं तो फुटबॉल में दो टीमों के बीच होती है ज्यादातर, जैसे कि फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, ये सब मैच हमेशा दो टीम्स के बीच में ही होती है। तो मान लीजिए फुटबॉल खेलते समय हम पास देते हैं किसको, तो अपने टीम के खिलाड़ी को पास देते हैं। सपोज मान लीजिए कि जब बॉल उधर से आया तो प्लेयर क्या करते हैं, बॉल को उस डायरेक्शन में पुश करते हैं जिसमें अपनी टीम हो। तो ये क्या करते हैं, स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर देते हैं। आ रहा है बॉल उधर मार दिए, लात की तरफ से टर्न हो गया, मतलब बॉल के मोशन को उन्होंने चेंज किया। खासकर क्रिकेटर क्या करते हैं, क्रिकेटर देखते हैं कि जिस एंगल पर प्लेयर्स जो होते हैं, खिलाड़ी फील्डर्स कम होते हैं, उस डायरेक्शन में बल्ला को घुमाते हैं ताकि वो बॉल प्लेयर्स के बीच में से निकल जाए। तो वो भी बॉल को डायरेक्शन देते हैं ताकि उसका स्टेट जो है वो चेंज हो जाए। फोर्स में ब्रिंग ए चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट के स्टेट को चेंज करने के लिए फोर्स की हमें आवश्यकता होती है। बॉल के स्पीड को अगर मान लीजिए कि कोई बॉलर बॉल फेंकता है तो बैट्समैन उसको या तो कभी कभी क्या करता है कि उसके बॉल को सीधा रोक देता है। सीधा रोकने के पीछे स्टेट ऑफ मोशन, जो मोशन में था, वो रेस्ट में आ जाता है। तो ये सब क्या होता है कि उसके लिए क्या जरूरी है, फोर्स जरूरी है। ये न्यूटन साहब कह रहे हैं कि एवरीथिंग कि स्टेट ऑफ मोशन को डायरेक्शन में बदलिए या स्टेट ऑफ मोशन को रेस्ट में लाइए, तो सब चीज के लिए फोर्स रिक्वायर्ड है। अगर आप फोर्स लगा रहे हैं फिर भी कोई चेंजिंग नहीं आ रहा है तो समझिए कि बैलेंस्ड फोर्स है, देयर इज अ बैलेंस्ड फोर्स। तो यहां पर फोर्स इज रिक्वायर्ड। यहां स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द स्टेट ऑफ मोशन, द स्टेट ऑफ motion of an object, state of motion of an object is described by its speed, स्पीड ऑफ मोशन, स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट किससे डिस्क्राइब होता है, उसके स्पीड से हम लोग उसको डिस्क्राइब करते हैं। डिस्क्राइब बाय इट्स स्पीड, उसके स्पीड से हम लोग उसको डिस्क्राइब करते हैं। एंड द डायरेक्शन ऑफ मोशन से उसको डिस्क्राइब करते हैं। स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन से स्टेट डिटरमाइन होता है उसके स्पीड से या उसके डायरेक्शन ऑफ मोशन से, उसकी अवस्था को डिटरमाइन हम लोग करते हैं। ऑब्जेक्ट में भी या आइदर इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ मोशन, द स्टेट ऑफ रेस्ट इज कंसीडर्ड एज स्टेट ऑफ जीरो स्पीड। अगर स्टेट ऑफ मोशन मतलब कि रेस्ट की बात कहें तो वहां पर कोई ऑब्जेक्ट का स्पीड नहीं है। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं द स्टेट ऑफ रेस्ट, the state of rest is a state of zero speed, zero speed जो होता है वो state of rest होता है। An object may be at rest or in motion
ऑब्जेक्ट या तो रेस्ट में हो सकते हैं या मोशन में हो सकते हैं, दोनों ही स्टेट ऑफ मोशन है। ऑब्जेक्ट या तो रेस्ट में होंगे या तो मोशन में होंगे, ये दोनों क्या है, स्टेट ऑफ मोशन है। तो यहां पर एन ऑब्जेक्ट में भी, एन ऑब्जेक्ट में भी at rest or in motion, ये क्या दोनों है, both are state of motion, both are state of motion, दोनों ही मोशन की अवस्थाएं हैं। ऑब्जेक्ट या तो रेस्ट में है या मोशन में है, दोनों ही मोशन की अवस्थाएं हैं। तो रेस्ट और मोशन की ही अवस्था है, मतलब आप किसी चीज को यू कांट से इट इज इन एब्सोल्यूट रेस्ट। आप ये चीज नहीं कह सकते हैं कि किसी को एब्सोल्यूट मोशन में है, ना ही कोई चीज का एब्सोल्यूट रेस्ट होता है, ना ही एब्सोल्यूट मोशन होता है। सपोज हम और आप क्या है, वी आर, हम लोग पृथ्वी पर हैं, हम लोग अभी बैठे हुए हैं या सीधे खड़े हैं, तो क्या है, व्हाट इज द स्टेट ऑफ मोशन आवर, वी आर एट रेस्ट। अगर हम सीधे खड़े हैं तो व्हाट इज द स्टेट ऑफ मोशन, इट इज रेस्ट, इट इज एट रेस्ट। अगर मान लीजिए कोई चंद्रमा पर से हमको एनालाइज करे, सपोज ए पर्सन इज एनालाइजिंग मी फ्रॉम द मून, तो वो क्या कहेगा, नहीं ये पृथ्वी ही मोशन में है, हम भी मोशन में है उसके साथ। वी आर इन मोशन विथ अर्थ, हम लोग, अर्थ जो है अर्थ तो रेस्ट में नहीं है, लेकिन अर्थ के रेस्पेक्ट में, मून के रेस्पेक्ट में हम मोशन में हैं। तो ना ही कोई एब्सोल्यूट रेस्ट है, ना ही कोई एब्सोल्यूट मोशन है, दे ऑल आर रिलेटिव टर्म्स। आप देखते हैं कि क्या होता है कि जब हम ट्रेन में जाते हैं, हम बच्चों के साथ ट्रेन में जाते हैं, छोटा बच्चा होता है तो वो हमसे पूछता है, हमसे कहता है कि पापा पापा देखिए पेड़ चल रहा है। ही रियलाइजेस राइट थिंग, वो महसूस करता है सही, वो कहता है पापा पापा पेड़ चल रहा है। तो भाई पेड़ उसको सही में लग रहा है कि पेड़ चल रहा है, कोई भी बच्चा हो तो उसको यही एनालाइज होगा कि पेड़ चल रहा है। लेकिन वो क्या करता है कि हमारे ट्रेन को रेस्ट में एज्यूम करता है, ट्रेन को क्या करता है कि रेस्ट में एज्यूम करता है, और बाकी पेड़ सब उसके रिस्पेक्ट में मोशन में हो जाते हैं। तो ये बच्चा कहीं गलत नहीं बोलता है, ही इज ऑल्सो राइट, वो भी बात सही बोलता है। वो ट्रेन को रेस्ट में एज्यूम कर लेता है, बाकी सब पेड़ को वो मोशन में एज्यूम करता है। सो वो कहता है कि पापा पापा देखो पेड़ चल रहा है, नदी चल रही है, तालाब चल रहा है, सब उसके रिस्पेक्ट में चलते नजर आते हैं। तो दिस थिंग्स हैपेंस, वैसा ही हम हैं। तो हम लोग क्या है कि वी आर एट रेस्ट विथ रेस्पेक्ट टू आवर फ्रेंड ऑन अर्थ व्हाइल वी आर ईटिंग स्लीपिंग। तो हम लोग एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रेस्ट में होते हैं। लेकिन वही कोई अगर चांद पर हो तो वो कहेगा कि नहीं ये सब मोशन में, ऑल आर इन मोशन। तो मतलब किसी चीज को हम एब्सोल्यूट रेस्ट या एब्सोल्यूट मोशन में कंसीडर नहीं कर सकते हैं। दे आर रिलेटिव टर्म, वो एक दूसरे के सापेक्ष में है। तो ये सापेक्षिक शब्द है, ना कि एकदम एब्सोल्यूट थिंग्स और निरपेक्ष चीज। ये एब्सोल्यूट नहीं है, ये रिलेटिव टर्म है। तो यहां पर अब यहां पर हम लोग चलेंगे, ऑब्जेक्ट में भी इन स्टेट ऑफ रेस्ट और इन मोशन। उसका दो ही स्टेट होता है, रेस्ट और मोशन, और दोनों में से कोई एब्सोल्यूट नहीं है। बोथ रेस्ट एंड मोशन आर नॉट absolute term. You can also write both rest and motion are not absolute term. They are relative term. They are relative term, वो relative term है, they are not absolute term। ये सापेक्षिक शब्द है। जैसे कि दो फ्रेंड हैं, आप मोटर कार में बैठे हुए हैं, जा रहे हैं, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रेस्ट में है, लेकिन वही तीसरा फ्रेंड जो रोड पर है, आपकी कार चल रही है, तो वो क्या कहेगा, ये दोनों मोशन में है, और दिस थिंग्स हैपेंस। सो देयर इज नो एब्सोल्यूट रेस्ट, नो एब्सोल्यूट मोशन। मतलब there is no
absolute rest or no absolute मोशन, ना ही कोई एब्सोल्यूट रेस्ट होता है, ना ही कोई एब्सोल्यूट मोशन होता है। एक समान अनुभव की बात है कि आप देखते होंगे कि बहुत समय आप बल लगाने का प्रयास करते हैं लेकिन कोई चीज मूव नहीं कर पाता है। इसका अर्थ आप ऐसा नहीं है कि आप बल नहीं लगा रहे हैं, यू आर अप्लाइंग फोर्स, बट आपके फोर्स को भी कोई जीरो कर देता है, दैट इज कॉल्ड बैलेंस फोर्स। मतलब अगर कुछ नहीं हो रहा है, आप लाख प्रयत्न कर रहे हैं, तो उसका समझिए कि बैलेंस फोर्स है, आपको कहीं से कहीं एडजस्ट किया जा रहा है। ऐसा ये चीज होता है तो बैलेंस फोर्स समझना पड़ेगा आपको। तो इसमें क्या है, फोर्स कैन मूव बॉडी ओरिजिनली फ्रॉम रेस्ट। फोर्स के क्या क्या काम है, व्हाट डज फोर्स डू। अब हम लोग बात करेंगे फोर्स क्या करते हैं। फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, मतलब फोर्स कैन मूव बॉडी ओरिजिनली एट रेस्ट। फोर्स जो है किसी बॉडी को मूव करेगा जब वो बॉडी रेस्ट में होगी। जब बॉडी रेस्ट में होगी, फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी। फोर्स क्या कर सकता है बच्चों, फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी। फोर्स जो है मूविंग बॉडी को स्टॉप कर देगा। जैसे कि मान लीजिए कि गोलकीपर यू सी पेनाल्टी किक को रोक देता है गोल पोस्ट में जाने से, तो क्या हुआ, फोर्स लगाता है, वो ऐसे नहीं रुकता है, बिना फोर्स लगाए वो नहीं रोक सकता है। फोर्स कैन स्टॉप द मूविंग बॉडी, तो वहां उसका मस्कुलर फोर्स काम करता है, वो रोक देता है। फोर्स कैन मूव अ मूविंग बॉडी टू मूव फास्टर। फोर्स कैन मूव अ मूविंग body to move faster। मूविंग बॉडी को क्या करता है, फोर्स मूव कर देता है फास्ट। जैसे कि मान लीजिए किसी फ्रेंड ने फुटबॉल को तेजी से पास किया और हमारे जस्ट बगल में बॉल है, हम उसको जस्ट ग्लाइड कर दिए, उसका स्पीड और तेज हो गया और गोल पोस्ट में चला जाता है। दूसरा चीज कि जब कोई बॉलर बॉल फेंकता है, आउट स्विंग गेंद फेंकता है, तो हम जस्ट क्या करते हैं, बैट से हल्का क्लिक कर देते हैं, तो ये क्या हो जाता है, एकदम सीधे बाउंड्री लाइन पर 4 रन के लिए निकल जाता है। वहां बॉल की स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। बॉल के गति के दिशा में हम लोग उसको केवल टच कर देते हैं तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है, उसको फॉरवर्ड कर देते हैं। तो बॉल फोर्स कैन मूव द मूविंग बॉडी मूव फास्टर। अगर मान लीजिए कि ऐसे भी गेंद ले लीजिए आप रबड़ के, उसको थोड़ा सा टच करके मोशन में ला लीजिए, मोशन में आएगा, फिर आगे चल के और थोड़ा सा फोर्स उस पर अप्लाई कर दीजिए तो और तेज मोशन में आएगा, फिर और टेप लगा दीजिए, फिर और मोशन में आ जाएगा। तो फोर्स कैन मूव अ मूविंग बॉडी मूव मोस्ट फास्टर। ये फोर्स मूविंग बॉडी को तेज कर देगा। फोर्स कैन स्लो डाउन द मूविंग बॉडी। फोर्स कैन स्लो डाउन द मूविंग बॉडी। जब मान लीजिए ऑफिस से घर की तरफ एकदम जस्ट आप पहुंचने के करीब होते हैं, तो वहां पर क्या करते हैं कि आपका कार का, मोटरसाइकिल का, साइकिल का स्पीड बढ़ता है या घटता है, तो नेचुरली घटता है। कैसे, आप ब्रेक अप्लाई करते हैं। ब्रेक क्या है, फोर्स है, तो वहां फोर्स आपके मोशन को स्लो डाउन कर रहा है। सो फोर्स कैन स्लो डाउन द मोशन। कार ब्रेक लगाते हैं, मोशन स्लो करता है। दिस इज एंड ट्रेन ऑल्सो, जब वो अपने स्टेशन पर पहुंचते हैं तो वहां पर ब्रेक्स अप्लाई होते हैं, धीरे धीरे करके वो रुक जाता है। तो फोर्स कैन स्लो डाउन द मूविंग body here. Force can change the direction of motion of a body. Force can change the direction of motion, the direction of motion of moving body, direction of motion of moving बॉडी। मान लीजिए कि कोई पेनाल्टी किक के समय मैं ही गोलकीपर और एकदम गोल हमारे माथा के ऊपर से ऐसे पास कर रहा है, तो क्या करेंगे, हम जस्ट ऊपर कर देते हैं कि गोल पोस्ट के ऊपर से पार हो जाए, गोल पोस्ट के भीतर नहीं जाए, जस्ट ऊपर से पास कर जाए। तो यहां क्या किए हमने, डायरेक्शन को चेंज किया।
फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ए मूविंग बॉडी, डायरेक्शन को बदल दिया और गोल होने से बच गए। फोर्स अब जो है, ये जो है फोर्स का, कि फोर्स कैन मूव बॉडी ओरिजिनली एट रेस्ट, रेस्ट में है। तो न्यूटन भी इस बात को कहे थे, न्यूटन दादा ने, कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो उस पर आप फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, बॉडी मोशन में आ जाएगा। दूसरा चीज, अगर कोई बॉडी मोशन में है, चल रहा है कुछ मोशन से, तो उस पर फोर्स लगाएंगे तो वो रेस्ट में आ जाएगा। तीसरा है कि मूविंग बॉडी है, अगर चल रही है मूविंग बॉडी बहुत तेज स्पीड से, उसको थोड़ा सा आप डायरेक्शन फोर्स लगा देंगे तो उसके डायरेक्शन में बदलाव ला देगा, चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग बॉडी। और मूविंग बॉडी है, उस पर फोर्स लगा देंगे तो उसके स्पीड जो होंगे वो और फास्टर हो जाएंगे। फोर्स कैन स्लो डाउन द मूविंग बॉडी, फोर्स मूविंग बॉडी को स्लो डाउन करता है। जैसे मान लीजिए कि कोई मूविंग बॉडी जो है आपके तरफ आ रही है, आप हाथ से बॉल को कैच करते हैं, आउट ऑफ एक्साइटमेंट, आप खुशी होती है जब कोई क्रिकेट के बॉल को कैच करता है किसी अपोनेंट टीम के, तो ऐसे कैच कर लेते हैं, क्यों कि उसके स्पीड को धीरे धीरे हम अपने हाथ में रोक लेते हैं, जीरो स्पीड में आ जाता है, तो उसके मूविंग स्पीड को स्लो डाउन कर दिया। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ए मूविंग बॉडी, डायरेक्शन ऑफ मोशन, किसी मूविंग बॉडी के मोशन के डायरेक्शन को ही बदल देते हैं ये फोर्स। देखते हैं कैसे खिलाड़ी लोग जाता है, जैसे शॉट लगता है, बाउंड्री लाइन पर गेंद पहुंचता है, तो वो खिलाड़ी क्या करते हैं, वहां डाइव मार के उसके डायरेक्शन को ऐसे ऐसे हाथ से करते हैं कि उसका डायरेक्शन चेंज हो जाए, कम से कम 4 रन बचे। और ऑल्सो छक्का के समय ऐसे हाथ से करते हैं कि छक्का नहीं हो जाए। तो दीज ऑल थिंग्स आर ड्यू टू फोर्स, ये फोर्स ही है जो चौका छक्का बचा सकता है। मतलब फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ए मूविंग बॉडी, फोर्स ही मूविंग बॉडी के डायरेक्शंस को चेंज कर सकते हैं। अब यहां पर फोर्स कैन चेंज द शेप और साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, फोर्स कैन चेंज द शेप और साइज, द शेप और size of an object, ऑब्जेक्ट के शेप और साइज को फोर्स क्या करता है, बदल देता है। जैसे देखिए, मान लीजिए कि सपोज आप अकेले हैं, घर में कोई परिवार नहीं है, अगर आप रोटी बनाना चाहें तो जो गूथा हुआ आटा होता है उसको, उस पर अगर फोर्स लगाएंगे तो उसका शेप क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो मोशन नहीं करेगा। अगर वो मोशन में आ जाता तो उसका जो है फोर्स उसको मोशन की तरफ टेंड कर देता। अगर वो मोशन में नहीं टेंड कर रहा है, उस पर फोर्स लगा दिए, उसका शेप बिगड़ जाएगा। किसी रबड़ बॉल को अगर फोर्स लगाते हैं, वो मोशन में नहीं आ पा रहा है, ऐसे है रबड़ बॉल, ऐसे कर दिए मोशन में आ गया, पकड़ के फोर्स लगाए, उसमें मोशन नहीं आया तो उसका शेप क्या होगा, डिफॉर्म हो जाएगा। तो शेप डिफॉर्म हो जाता है। तो दिस थिंग्स व्हाट व्हेन ए फोर्स अप्लाइड, when a force is applied, a force is applied, when a force is applied on a body, force is applied on a body which is not allowed to move, which is not allowed to move, जिसको कि मूव करने के लिए अलाउ नहीं हो, it get deformed, ये डिफॉर्म हो जाएगा। That is shape or size of a body, that is shape or size of a body, shape of or size of a
बॉडी चेंजेस, शेप और साइज क्या हो जाएगा उसका, चेंज हो जाएगा। मान लीजिए कि एक ऐसे जगह पर कार खड़ा किए हैं कि वहां से आगे पीछे नहीं हट रहा है और उस पर हम फोर्स लगा दें, बहुत ज्यादा फोर्स, तो क्या होगा, शेप ऑफ कार गेट डिफॉर्म, बिकॉज उसके शेप और साइज जो होंगे अगर वो मोशन में नहीं आएगा तो चेंज हो जाएगा। इफ आई एम स्टैंडिंग हियर, समवन अप्लाइज ग्रेट फोर्स ऑन मी, माय शेप एंड साइज विल गेट चेंज। व्हाई? बिकॉज फोर्स जो है चेंज करेगा, फोर्स लगेगा तो उसका कुछ इफेक्ट दिखना चाहिए, या इधर वो शेप में साइज में चेंज कर दे, या हमको मोशन में ला दे, या हमारे डायरेक्शन को चेंज कर दे, इतना तो फोर्स करेगा काम। दिस फोर्स विल डू लाइक दिस, शेप एंड साइज ऑफ ए बॉडी चेंजेस। अब यहां पर फॉर एग्जाम्पल on squeezing a piece of rubber, on squeezing a piece of paper, a piece of rubber, its shape changes, its shape changes, उसका शेप क्या होता है, बदल जाता है। अगर रबड़ के बॉल को अगर स्क्यूज कीजिएगा उसका शेप चेंजेस। ऑन स्ट्रेचिंग, लेकिन रबड़ को वही रबड़ लेकर उसको खींचते हैं तो उसका लेंथ इंक्रीज कर जाता है। ऑन स्ट्रेचिंग ए रबर स्ट्रिंग, ऑन स्ट्रेचिंग ए रबर स्ट्रिंग इट्स लेंथ इंक्रीजेस, उसका लेंथ क्या होगा, इंक्रीज करेगा। वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग इज टाइट, मान लीजिए कि किसी एंड ऑफ, ये मान लीजिए कि स्प्रिंग है, दिस इज योर स्प्रिंग, और ये स्प्रिंग कैसे इस तरह से इसमें फंसा हुआ है, दिस इज द स्प्रिंग विच इज इन नेचुरल ओरिजिनल लेंथ, दिस इज यहां से यहां L लेंथ है, ओरिजिनल लेंथ ऑफ स्प्रिंग। अब क्या हुआ, इस पर हम एक लोड लगा देते हैं, उसी स्प्रिंग पर क्या किया हमने, एक लोड लगा दिया। लोड लगाने पर क्या हो गया कि इसका लेंथ, इस पर ये लोड लगा देते हैं, देखिए ये लोड लगा देने के कारण क्या हुआ कि इसका लेंथ जो है वो क्या हो गया, बढ़ गया। ये L है, ये L डैश है, मतलब L डैश जो है वो बड़ा है L से, तो लोड लगा देने पर इसका लेंथ क्या हो गया, इंक्रीज कर दिया, इसका लेंथ इंक्रीज कर दिया। तो यहां पर लोड जब लगा रहे हैं तो लेंथ इसका इंक्रीज कर रहा है। इंक्रीज इन लेंथ ऑफ स्प्रिंग, इंक्रीज इन लेंथ ऑफ स्प्रिंग, increase in length of a spring is directly proportional to the weight of the body, to the weight of the body suspended, जैसे कि इंक्रीज इन लेंथ ऑफ स्प्रिंग इज डायरेक्टली, जितना हम इसका वेट यहां पर डालेंगे उतना ही लेंथ में इंक्रीमेंट होगा। दिस इज ऑल्सो ए वेट, जैसे जैसे इस पर डालेंगे वैसे वैसे इसके लेंथ में क्या हो जाएगा, इंक्रीजमेंट आ जाएगा। इंक्रीज इन लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेट, एंड ऑन दिस प्रिंसिपल स्प्रिंग बैलेंस वर्क। ऑन दिस प्रिंसिपल स्प्रिंग बैलेंस किस पर वर्क करता है, इसी पर। ऑन दिस principle spring balance work, इसी प्रिंसिपल पर जो है स्प्रिंग बैलेंस वर्क करता है। which is used for the measurement of weight, जैसे कि मेजरमेंट, जैसे जाते हैं हम लोग वेट नापने के लिए तो वहां बहुत सारा लोग बैठे रहता है, उस पर बैठता है, खड़ा होता है, वो अपना वेट को नाप के बता देता है कि योर वेट इज दिस। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ स्प्रिंग बैलेंस, टू मेजर द वेट, लोड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटेंशन ऑफ दिस लेंथ, जितना लोड रहेगा उतना एक्सटेंशन होगा। ए फोर्स दैट कैन कॉज which change
the state of body. Force can change the, force एक ऐसा कारण है, force is that cause which changes the state of a body. Also you can say force is that cause, a force is that cause which can change the, which changes the state of a body, which changes the state of a body. A body के state को क्या करता है, वो change करता है. चेंजेस द, अब वेरियस टाइप ऑफ फोर्स के बारे में स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ेंगे. वेरियस टाइप्स ऑफ फोर्स, वेरियस टाइप ऑफ फोर्स, वेरियस टाइप ऑफ फोर्स. वेरियस टाइप ऑफ फोर्स में क्या क्या है? वेरियस टाइप ऑफ फोर्स आर, पहला है मस्कुलर फोर्स. फर्स्ट इज योर मस्कुलर फोर्स. मस्कुलर फोर्स पुश पुल, मस्कुलर फोर्स. दूसरा आपका है फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स. फ्रिक्शनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स. तीसरा है मैग्नेटिक फोर्स. चौथा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. और है ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स. और है ग्रेविटेशनल फोर्स. द वेरियस टाइप ऑफ फोर्स में ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, मस्कुलर फोर्स, these are all these forces are being divided into two groups. All these forces have been divided into two main group, into two main group. टू मेन ग्रुप में डिवाइडेड है. पहला है आपको ए कॉन्टैक्ट फोर्स. पहला क्या है? कॉन्टैक्ट फोर्स. दूसरा है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. पहला है कॉन्टैक्ट फोर्स और दूसरा है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. अगर किसी ऑब्जेक्ट को, स्टेट ऑफ वन ऑब्जेक्ट फिजिकली टचिंग द अनदर ऑब्जेक्ट, स्टेट ऑफ वन ऑब्जेक्ट फिजिकली टचिंग द अदर ऑब्जेक्ट इज कॉन्टैक्ट. कॉन्टैक्ट कैसे राइज होता है? स्टेट ऑफ वन ऑब्जेक्ट, कॉन्टैक्ट क्या हुआ? कॉन्टैक्ट स्टेट ऑफ वन ऑब्जेक्ट, स्टेट ऑफ वन ऑब्जेक्ट physically touching the other object is called contact. A state of one object physically touching the other object is called
कांटेक्ट, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कांटेक्ट कहते हैं। कांटेक्ट से ही अराइज क्या हो गया आपका, कांटेक्ट फोर्स। फ्रॉम कांटेक्ट, कांटेक्ट फोर्स इज अराइजन। हम लोग चलेंगे कांटेक्ट फोर्स पर। कांटेक्ट से अराइज हुआ आपका कांटेक्ट फोर्स। यहां पर कांटेक्ट फोर्स, कांटेक्ट फोर्स क्या होता है, ए फोर्स विच कैन बी एक्सर्टेड। कांटेक्ट फोर्स, a force which can be exerted, a force which can be exerted by an object, on another object through physical touching is called, is object, यहां पर only through physical touching is called कांटेक्ट फोर्स। इसको क्या कहते हैं हम लोग, कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। दिस इज योर कांटेक्ट फोर्स, फोर्स विच कैन बी एक्सर्टेड ऑन एन by an object on another object only through physical touching is called contact force। इसको बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। और कांटेक्ट फोर्स में आता है एग्जांपल में मस्कुलर फोर्स, एक हो गया मस्कुलर फोर्स, मांसपेशी से जितना हम जोर लगाते हैं। दूसरा हो गया फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, ये दोनों ही जनाब कांटेक्ट फोर्स हैं, बिना कांटेक्ट में एक्शन में नहीं आएंगे। तो सो दीज टू आर कांटेक्ट फोर्स। Contact force, a force which can be exerted by an object on another object only through physical touching is called contact force. Example, muscular force and frictional force are contact force. Contact force. Force which act on a body, और यू कैन राइट कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स को दूसरे तरह से लिख सकते हैं आप, कांटेक्ट फोर्स, द फोर्स विच एक्ट, on a bodies by making an actual contact, is called contact force, इसको बोलते हैं हम लोग कांटेक्ट, इसको कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। दिस इज force which act on a body by making actual contact. Suppose हम किसी रोलर को पुल कर रहे हैं, किसी रोलर को पुश कर रहे हैं, केवाड़ी को खोल रहे, दरवाजा को खोल रहे हैं, दरवाजा को बंद कर रहे हैं, तो these are push and pull are all contact force। अगर कोई चीज सरफेस पर रखा हुआ है तो सरफेस भी रिएक्शन फोर्स ऊपर लगा रहा है, तो these are the contact force। किसी ऑब्जेक्ट को हम पुश कर रहे हैं तो पुश करते समय जो सरफेस रिएक्शन फोर्स देता है, फ्रिक्शन फोर्स, वो बिना कांटेक्ट में आए तो होगा नहीं, तो फ्रिक्शन फोर्स इज आल्सो ए कांटेक्ट फोर्स। तो ऑल दीज आर द कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स
Example, muscular force is an example of contact force. Muscular force applied as push or pull is a contact force. Muscular force applied as a push or pull is called contact force. इसको क्या कहते हैं? contact force कहते हैं बच्चों. तो एग्जाम्पल में पुश और पुल हो गया. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्सर्टेड बाय सरफेस, एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स, एग्जाम्पल ऑफ ये कॉन्टैक्ट फोर्स में पहला हो गया मस्कुलर फोर्स. दूसरा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्सर्टेड, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन exerted, force of friction exerted by surface on a body, by surface on a body, by surface on a body in contact with it, in contact with it, in contact with it, in direction opposite to the direction, in direction opposite to the, in direction opposite to the direction, in direction opposite to the direction in which a body is, in which a body is moved on the surface. देखिए बात है फ्रिक्शन की, तो दिस इज द सरफेस और इस सरफेस पर एक बॉडी रखा हुआ है. सपोज यू आर गिविंग डायरेक्शन ऑफ मोशन, जो फोर्स यू आर अप्लाइंग लाइक दिस, अप्लाइड फोर्स इसको कहिए, अप्लाइड फोर्स. तो फ्रिक्शन क्या होता है, उसके एकदम जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, इधर फोर्स है तो फ्रिक्शन फोर्स इधर जो होगा फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आपका फ्रिक्शन फोर्स लागू हो जाएगा. अगर पुश इधर कीजिएगा, अगर मान लीजिए सपोज कीजिए स्टूडेंट्स, अगर पुश इधर कर रहे हैं पुश, तो फ्रिक्शन क्या हो जाएगा आपका इधर से हो जाएगा. पुश इधर कीजिएगा, जिधर पुश होगा फ्रिक्शन उसके अपोजिट के तरफ हो जाएगा. पुश इधर होगा फ्रिक्शन इधर होगा, मतलब पुश एंड फ्रिक्शन मेक्स एंगल ऑफ 180 डिग्री. मतलब फ्रिक्शन फोर्स इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन. फ्रिक्शन फोर्स हमेशा मोशन के डायरेक्शन में अपोजिट रहेगा. अब फोर्स ऑफ टेंशन ऑन स्ट्रिंग, एग्जांपल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स में एक है टेंशन फोर्स. फोर्स ऑफ टेंशन force of tension in string. Third, force of tension in a string, when a load is suspended from it, load is suspended from it. जैसे ये बॉडीज है और ये वेट, तो वेट जो होगा वर्टिकली डाउनवर्ड, मतलब ग्रेविटी जो होगा विद फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन वो वर्टिकली डाउनवर्ड होगा जब कोई ब्लॉक किसी स्थिर स्ट्रिंग से लटका हुआ है. तो ये हो जाएगा m, मान लीजिए इसका मास m है, तो मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इक्वल टू फोर्स इक्वल टू वेट. वेट किधर होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, क्योंकि ग्रेविटी जो है वो नीचे है, और जो फोर्स है फोर्स ऑफ ग्रेविटी उसके जस्ट अपोजिट होगा टेंशन फोर्स. ये टेंशन इज अपोजिट, अवे फ्रॉम द फोर्स. टेंशन हमेशा फोर्स के
अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। दिस इज टेंशन, टेंशन ऑन स्ट्रिंग, ये टेंशन है आपके स्ट्रिंग में। थर्ड, अब ये फोर्थ जो है, फोर्थ हम लोग पढ़ेंगे कि फोर्स ऑफ रिएक्शन नॉर्मल टू द सरफेस, फोर्स ऑफ रिएक्शन अब होगा फोर्स ऑफ रिएक्शन, फोर्स ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन नॉर्मल टू द सरफेस। देखिए मस्कुलर फोर्स जो है कांटेक्ट फोर्स में पहला है, दूसरा है फ्रिक्शन जो हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा फोर्स ऑफ टेंशन तीसरा हो गया, और चौथा डी जो है वो फोर्स ऑफ रिएक्शन और नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल टू द सरफेस, ये फोर्थ है। फोर्स ऑफ रिएक्शन इज नॉर्मल टू द सरफेस, फोर्स ऑफ रिएक्शन, फोर्स मतलब ए में कांटेक्ट फोर्स, ए में क्या पढ़े हम लोग, मस्कुलर फोर्स, मस्कुलर फोर्स, बी क्या हो गया, फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, सी क्या हो गया, टेंशन, टेंशन फोर्स, फोर्स, टेंशन फोर्स। अब डी क्या हो गया, ये हम लोग पढ़ रहे हैं फोर्स ऑफ रिएक्शन नॉर्मल टू द सरफेस, फोर्स ऑफ रिएक्शन नॉर्मल टू द सरफेस व्हेन, कब होगा ये, when body is placed on the surface, when the body is placed on surface, surface पर रखेंगे तब जाके, जैसे कि मान लीजिए कि ये आप हैं, आप यहां इस तरह से खड़े हैं धरती पर, तो ये जो है आपका जो वेट है वो वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा, लेकिन रिएक्शन फोर्स हमेशा नॉर्मल वर्टिकली अपवर्ड, जिसको कांटेक्ट फोर्स है। जब कांटेक्ट में रहेंगे तो कांटेक्ट फोर्स रहेगा ही रहेगा, जब कांटेक्ट में रहेंगे तो कांटेक्ट फोर्स आपका रहेगा। दिस एन इज अ नॉर्मल रिएक्शन। सपोज कीजिए कि ये कोई आप कोई किताब है, एज्यूम इट एज रामायण, बाइबल और गीता, आपने एक टेबल पर इस तरह से रखा हुआ है, तो इस बुक का फोर्स, ये नीचे वेट लगेगा इसका वेट, और इसके कांटेक्ट से जो फोर्स उत्पन्न होगा वो फोर्स ऑफ रिएक्शन, फोर्स ऑफ रिएक्शन वो वर्टिकली अपवर्ड होगा। दिस इज अ फोर्स ऑफ रिएक्शन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। ये बुक्स ये वर्टिकली अपवर्ड। तो अब तक जो फोर्स हम पढ़े चारों, ये आपके कांटेक्ट फोर्स थे। कांटेक्ट फोर्स, फोर्स ऑफ रिएक्शन इज ए कांटेक्ट फोर्स, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ए कांटेक्ट फोर्स, फोर्स ऑफ टेंशन इज ए कांटेक्ट फोर्स, पुश और पुल मस्कुलर इज ए कांटेक्ट फोर्स। दीज आर द कांटेक्ट फोर्स। अब हम लोग क्या देखेंगे, व्हाट वी विल स्टडी इज नॉन कांटेक्ट फोर्स। बिना कांटेक्ट के भी काम हो जाता है, समझ जाइए, बिना कांटेक्ट के भी फोर्स लग जाता है। तब कांटेक्ट फोर्स पढ़ रहे थे, तो यहां पर है नॉन कांटेक्ट फोर्स, नॉन कांटेक्ट फोर्स। नॉन कांटेक्ट फोर्स में द फोर्स विच एक्ट ऑन ए बॉडी, द फोर्स which acts on a body, the force which act on a bodies with no contact, bodies with no contact, इसमें कोई कांटेक्ट की जरूरत नहीं है, फिर भी फोर्स लगेगा। with them, contact with them is called non-contact force, non-contact force। force from distance मतलब action at a distant force,
और इसको कह सकते हैं फोर्स फ्रॉम डिस्टेंस। दूर से ही फोर्स लगा रहे हैं, जितने भी सेलेस्टियल बॉडीज हैं इतने इतने दूरी पर हैं, तो मैग्नीट्यूड ऑफ नॉन कांटेक्ट फोर्स, ये ध्यान में रखिएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ नॉन कांटेक्ट फोर्स depends on distance of separation, on the distance of separation पर डिपेंड करता है। मैग्नीट्यूड ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स डिपेंड ऑन द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में क्या है कि बिन दूरी के फोर्स है ये। सेलेस्टियल बॉडी, अर्थ अट्रैक्ट्स मून, मून अट्रैक्ट्स अर्थ, सन अट्रैक्ट्स अर्थ, अर्थ अट्रैक्ट्स सन, ये सब एक्शन एट ए डिस्टेंस फोर्स है। बिना टच के ये लोग फोर्स लगा रहे हैं। जितने भी हेवनली बॉडी है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। लेकिन ग्रेविटेशन में केवल अट्रैक्शन ही होता है, देयर इज ओनली अट्रैक्शन इन ग्रेविटेशन, बट इन केस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आल्सो देयर इज अट्रैक्शन एंड रिपल्सन बोथ। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स देयर इज अट्रैक्शन एंड रिपल्सन बोथ, लेकिन ग्रेविटेशन इज ओनली अट्रैक्शन। केवल हेवनली बॉडीज में अट्रैक्शन ही पाया जाता है, आज तक रिपल्सन जैसे चीज की चर्चा नहीं है। लेकिन चार्ज बॉडीज में रिपल्सन है, मैग्नेट में अट्रैक्शन और रिपल्सन है। तो यहां पर थोड़ा सा फर्क है कि हेवनली बॉडीज में केवल अट्रैक्टिव इन नेचर्स, ये केवल ही आकर्षी फोर्स है, नॉट रिपल्सिव। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हम लोग सब ग्रेविटी से बंधे हुए हैं, अपनी ग्रेविटी से। ग्रेविटी कम हो जाए तो भी हमारी परेशानी बढ़ जाएगी, ग्रेविटी बढ़ जाए तो भी हमारी परेशानी बढ़ जाएगी। सो हमको उनके हिसाब से टॉलरेट करना पड़ेगा। अब हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में चर्चा करेंगे, जिक्र करेंगे। यहां पर लिखेंगे नॉन कांटेक्ट फोर्स चल रहा है बच्चों, नॉन कांटेक्ट फोर्स में पहला चल रहे हैं हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स। पहला है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज एट ए डिस्टेंस, इट एक्ट्स बिटवीन टू बॉडीज at a distance. It acts between two bodies at a distance. Force of attraction between two heavenly bodies, that is force of attraction between two heavenly bodies, between two heavenly bodies. Force of attraction between two heavenly bodies, ये जो हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया। ग्रेविटेशनल फोर्स की एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखिएगा, इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। इट इज ऑलवेज क्या होते हैं बच्चों, ये ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, अट्रैक्टिव इन नेचर। ये नेचर में केवल और केवल अट्रैक्टिव होते हैं। वेट ऑफ ए बॉडी, वेट क्या होता है, अब इसी बात पर चर्चा करेंगे हम लोग। वेट ऑफ ए बॉडी, वेट ऑफ ए बॉडी is the force by which weight of a body is the force by which earth attracts that body. Earth attracts that body. यहां पर weight of a body is the force by which
अर्थ अट्रैक्ट्स दैट बॉडी, उस बॉडी को अर्थ जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, अर्थ अट्रैक्ट्स दैट बॉडी. सो वेट ऑफ ए बॉडी इज ऑल्सो कॉल्ड, weight of a body, weight of a body is also called its force due to gravity, is also called its force due to gravity, force due to gravity, force due to gravity. It is a force of gravity on a body. It is a force of gravity on a body. It is a force of gravity on a body due to which it tends to fall. Due to which it tends to fall vertically downward, vertically downward. वेट क्या होता है? ग्रेविटेशनल वेट ऑफ ए बॉडी इज द फोर्स बाय विच, अर्थ जिस फोर्स से किसी को अट्रैक्ट करता है वो उसका वेट हो जाता है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड इट्स फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी. ये फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी है ऑन ए बॉडी, जिसके कारण कोई चीज जो है वो नीचे फॉल कर जाता है. ये पेन को छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? वो नीचे फॉल कर जाएगा. तो दिस इज व्हाट फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी. यहां पर वेट बीइंग ए फोर्स, वेट बीइंग ए फोर्स, वेट बीइंग a force, weight being a force, weight being a force, weight being a force is expressed in gravitational unit, kgf or gf, where kg और g is unit of mass, where इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. kg और g is unit of mass, ये मास के यूनिट होते हैं. ये न्यूमेरिकल जब आएगा न्यूटन्स लॉ में हम लोग यूज करेंगे. अब यहां पर है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. नाउ वी आर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है? This force exists between two charged bodies. This force exists between two charged bodies. Two charged bodies at a distance, either repel or attract each other, either repel or attract each other.
Unlike charge attract and like charge repel each other. Unlike charge attract and like charge repel each other. जैसे मान लीजिए एक जैसे चार्ज प्लस प्लस मतलब एक जैसा चार्ज है तो वो क्या करेगा बच्चों, रिपेल करेगा, और प्लस माइनस अलग अलग चार्ज है तो वो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट, और नेगेटिव नेगेटिव एक जैसा चार्ज है तो वो भी क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो यही बोल रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी नॉन कांटेक्ट फोर्स है, दूर से ही रिपेल अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं ये लोग, मतलब इन लोगों में दूर से ही अट्रैक्शन और रिपल्सन कायम हो जाती है। दिस फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन टू चार्ज बॉडी एट अ डिस्टेंस आइदर रिपेल और अट्रैक्ट ईच अदर। अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट एंड लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर। अनलाइक चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और लाइक चार्ज इनमें रिपेल होते हैं। तो ये सब चीज जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। मैग्नेटिक फोर्स, अब सी इज योर मैग्नेटिक फोर्स भी ऐसा ही है। मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन द पोल्स ऑफ टू मैग्नेट, बिटवीन इट exists between the poles of two magnet मतलब like pole repel each other, unlike pole attract each other, like pole repel करेगा unlike, जैसे कि ये मान लीजिए कि ये है नॉर्थ, ये है साउथ, इधर है नॉर्थ, इधर है साउथ, तो इसमें क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन, इसमें अट्रैक्शन, अनलाइक पोल अट्रैक्ट करेगा। अगर मान लीजिए ये नॉर्थ है, ये साउथ है, और ये हो गया साउथ नॉर्थ, तो यहां होगा रिपल्सन। खूब चार्ज के जैसा ही ए लाइक पोल एक दूसरे को रिपेल करेगा, नॉर्थ और साउथ एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, साउथ एक दूसरे को रिपेल करेगा, नॉर्थ एक दूसरे को रिपेल करेगा। तो मैग्नेटिक फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन द पोल्स ऑफ टू मैग्नेट, लाइक पोल रिपेल ईच अदर और अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये तीनों जो थे वो हमारे नॉन कांटेक्ट फोर्स के एग्जांपल हैं। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, आज फिजिक्स का चैप्टर 11 फोर्स एंड प्रेशर का लेक्चर 2 यही समाप्त हो रहा है। अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे इसी चैप्टर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। थैंक यू।